हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है। आज की क्लास मिस ना करें। आज की क्लास आपको आपके लिमिट्स तक पुश करेगी। ये आर्टिकल पढ़ के आपको लगेगा कि सर मुझे अभी तो पढ़ना आता ही नहीं है, इतना मुश्किल आर्टिकल कैसे पढ़ा जाए इसको। लेकिन इस 30 मिनट की क्लास के बाद आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान आर्टिकल था पढ़ने में। वोकैब सारी आपके साथ शेयर करेंगे, सारी स्ट्रक्चर्स को तोड़ तोड़ के अपने सीखेंगे और यही इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है। आर्टिकल लिखा हुआ है सटारिकल टोन में, हंसी मजाक वाली टोन में। ये सटायर है उन लोगों पे जो हमारे देश में अक्सर पाए जाते हैं, बसों में और ट्रेन्स में हाथ में रील चलाएंगे पकड़ के फ़ोन को तेज़ आवाज़ में, कोई हेडफोन यूज़ नहीं करेंगे, ज़ोर ज़ोर से गाना सुनेंगे, आसपास वाले लोगों का सर खा जाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। होपफुली मज़ा आएगा इस क्लास में आपको। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी हाई डेसिबल्स। देखिए अंग्रेजी में आपको पता होगा डेसिबल क्या होता है। डेसिबल होता है साउंड को नापने की यूनिट। जितनी ज़्यादा डेसिबल की साउंड उतनी ही ऊंची साउंड। लेकिन वो वर्ड होता है डेसिबल्स, DECIBEL। यहाँ वो नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है DESI। ये डेसिबल नहीं है, ये डेसिबल है। देसी आप समझते हैं ना, गांव का आदमी, गंवार। कोई गंवार का मतलब समझ रहे हो आप? ऐसा आदमी जो शहर में भी रहता हो लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छी ना हो, सिविक सेंस अच्छा ना हो, कचरा फैलाता हो इधर उधर, हाथ में स्मार्टफोन लेके जोर जोर को चलाता हो, है ना। ऐसे आदमी को, देसी आदमी के जिसके डेसिबल बहुत ऊंचे होते हैं, जो शोर बड़ा करता है, उसके लिए ये आर्टिकल जो है लिखा गया है। तो ये डेसिबल का इसने देसीबल बना दिया है, देसी लोगों पे लिखा हुआ। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है साइलेंस इज गोल्डन बट इंडिया इज नर्व रेकिंगली लाउड। कह रहे जो साइलेंस है, जो खामोशी है, वो होती है सुनहरी, गोल्डन होती है। कह रहे लेकिन भारत में इस बात को कोई नहीं पूछता। इंडिया जो है ना, वो है लाउड, यानी बहुत जोर शोर वाला। लाउड तो आप समझते हैं ना, जहां आवाजें बहुत होती हो। इंडिया है बहुत नॉइजी या लाउड, लेकिन वो है नर्व रैकिंगली। देखिए रैक करना, WRACK, इसका मतलब होता है चोट मारना। नर्व का मतलब होता है आपके अंदर की आंतें, धमनियां। नर्व समझते हो ना आप, जहां से ब्लड वेसल्स वगैरह निकलती हैं, सब अपना ब्लड पास ऑन होता है। हर वो चीज नर्व रैकिंग है जो आपके अंदर की नर्व्स को हिला दे, परेशान कर दे, गुस्सा दिलाए आपको, बेचैन कर दे। तो कह रहे भारत जो है ना, इतना लाउड है कि आपके अंदर की आंतें और धमनियां और ब्लड वेसल्स भी है ना, वो भी परेशान हो जाएंगी। शोर इतना भारत में बजाया जाता है। चलिए साइलेंस की वर्ब है इज, गोल्डन आप समझते हैं जो सुनहरा हो। इंडिया की वर्ब है इज। सारे सब्जेक्ट्स ग्रीन कलर में रखता हूं मैं, सारी वर्ब्स को पिंक कलर में रखता हूं। अगर आज आप एक नए स्टूडेंट हो और अपनी रीडिंग की जर्नी को शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका यही है, ग्रीन कलर वाले सब्जेक्ट्स और पिंक वाली वर्ब्स को मिलाते जाओ। धीरे धीरे ये काम आपको अपने दिमाग में करना होगा। हर सेंटेंस को देख के उसका सर और पांव आपको खुद से ढूंढना होगा। चलिए अभी इस आर्टिकल की वोकैब दिखाता हूँ। 5 वर्ड्स हैं, पांचों नए हैं आपके लिए, जल्दी से देख लो। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स, पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @officialYT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, UPSC हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, पहला वर्ड है एडुफिकेशन। देखिए एडुफिकेशन जो है, एडुकेशन से मिलता जुलता वर्ड है।
ये वर्ड बना है एडिफाई नाम की वर्ब से। एडिफाई का मतलब होता है एजुकेट करना, किसी को शिक्षित करना। और शिक्षित सिर्फ किताबी नहीं, उसको एटिकेट सिखाना, मैनर्स कैसे होते हैं, चलना बोलना बैठना उठना। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट या सोफिस्टिकेशन। एडिफिकेशन समझ गए, सोफिस्टिकेशन किसी को कल्चरली इंटेलेक्चुअली इंप्रूव करना। कह रहा है द प्रोफेसर शेयर्ड ओल्ड फिलोसफिकल पैराबल्स फॉर द एडिफिकेशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। यहां फुल स्टॉप लगा लेना। प्रोफेसर साहब ने शेयर किया पुरानी दार्शनिक पैराबल्स को। पैराबल्स होती है कहानियां जिसमें कोई मॉरल स्टोरी हो, कुछ आपको लेसन मिले, नैतिक शिक्षा मिले। तो प्रोफेसर साहब ने पुरानी फिलोसफिकल या दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई कहानियों को शेयर किया बच्चों की शिक्षा के लिए, एडुकेशन या एनलाइटमेंट के लिए। कुछ नया वो सीखे, उनको पता लगे। चलिए, ये वर्ड आपने नया ही सीखा है, आज आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड अपने पास सटल। इसमें बी साइलेंट है, बोला नहीं जाएगा, सटल बोलेंगे इसको। सटल का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट हो और लाइट हो। जैसे आपको सीधे सीधे कहने की बजाय कि आप पढ़ते लिखते नहीं हो, बड़े कामचोर हो, बड़े आलसी आदमी हो, मैं आपसे ऐसा बोलूं, अच्छा क्या किया सारे दिन में, अच्छा आज 1.5 घंटा पढ़े, और भी पढ़ सकते हो, 2 घंटा 2.5 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा कम सो लेना चाहिए, इससे पढ़ाई, समझ रहे हो। अगर मैं इनडायरेक्ट तरीके से, क्लेवर तरीके से आपको यही बात कह दूं बजाय आपको बुरा बनाए, ये कहलाता है तरीका सटल तरीका। अब सटल तरीके से आप बहुत चीजें कह सकते हो। देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन ब्रेवरी एंड फॉली। एक बहुत ही महीन सा, इनडायरेक्ट सा, डेलिकेट सा डिफरेंस होता है या फासला होता है बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच में। फॉली का मतलब होता है फूलिशनेस, बेवकूफ़ी। वैसे ही सटल इवनिंग विंड इज वेरी सूदिंग। शाम की जो इनडायरेक्ट सी, डेलिकेट सी या लाइट सी विंड आती है वो बहुत सूदिंग होती है। सूदिंग मतलब आपको जिससे मजा लगे, प्लेजेंट हो। तो सटल विंड आप समझ गए होंगे, तेज हवा नहीं होगी, आपके कपड़े नहीं उड़ेंगे, बस आपको हल्का हल्का हवा फील होगी। तो चलिए, सटल वर्ड रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड के लिए यूज होने वाला वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास एक वन वर्ड है, एसएससी में 2-3 बार आया हुआ है लास्ट ईयर पेपर्स में, वैकेरियस। इसको याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। जैसे आप खुद तो गए नहीं कभी, मान लो अंडमान, गोवा, बाली, सुमात्रा, लेकिन मैं गया और आपको मैंने बता दिया कि गोवा में ये वाला बीच है, बाली में ये वाला काम किया हमने, यहाँ पे ऐसे हम गए है ना, ये सब देखा, जंगल में ट्रैकिंग किया। तो अगर आपने मेरे एक्सपीरियंस, मेरी बातों से गोवा या बाली की फीलिंग ले ली, तो ये एक वाइकेरियस एक्सपीरियंस है आपके लिए गोवा या बाली का। किसी दूसरे ने किया हो और आप एक्सपीरियंस उसका ले रहे हो, ठीक है। इसको सेकंड हैंड भी बोल सकते हैं, किया मैंने, मजा आपने लिया, है ना, वाइकेरियस। ऐसे इस वर्ड को याद रखें। बाय रीडिंग ट्रैवल मैगजीन्स शी एंजॉयड अ वाइकेरियस सेंस ऑफ एडवेंचर विदाउट लिविंग होम। ट्रैवल मैगजीन्स को पढ़ करके वो एंजॉय किया करती थी एक सेकंड हैंड सेंस को, एडवेंचर का या मौज मस्ती का, बिना घर को छोड़े। वैसे ही द मैनेजर टुक वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीम्स फेलियर इन द प्रोजेक्ट। मैनेजर ने भी सेकंड हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। किसकी ले ली भाई? टीम के फेलियर की, प्रोजेक्ट के अंदर। मैनेजर ने बोला भाई गलत किया होगा इन्होंने, जिम्मेदारी मेरी है। तो इस तरह से सेकंड हैंड, वाइकेरियस, ऐसे ही वर्ड यूज होता है। इसको प्रॉक्सी या सब्सिट्यूट भी बोल सकते हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास मिस डिमिनियर। देखिए, एक वर्ड होता है बिहेवियर, एटिकेट्स, मैनर्स, सबका मतलब होता है सलीका। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिमिनियर, सलीके को। और मिस डिमिनियर का मतलब होगा बदसलूकी, गलत तरीके से गाड़ी चलाना, किसी से गलत बात करना, इस तरह के ऑफेंस करना जिसमें आपको सजा तो नहीं होगी लेकिन पकड़े गए तो फाइन जरूर लगेगा। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिस डिमिनियर। ट्रैफिक मिस डिमिनियर्स सच एज जंपिंग अ सिग्नल आर स्ट्रिक्टली पेनलाइज्ड। ट्रैफिक में होने वाली जो बदसलूकियां होती हैं, जैसे कि सिग्नल को जंप करना। सिग्नल जंप करने का मतलब होता है बत्ती को तोड़ना। जंप लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है सर मैं बत्ती को तोड़ रहा हूं तो ब्रेक लिखूंगा ना, अंग्रेजी में बोलते हैं जंप अ सिग्नल। जो ट्रैफिक मिसडिमिनर्स जो हैं, जैसे कि बत्ती तोड़ना, वो स्ट्रिक्टली पेनलाइज्ड होते हैं, बहुत कड़े से उन पे पेनल्टी लगती है। चलिए, ये वर्ड नया होगा आपके लिए ऑफ कोर्स। लास्ट वर्ड अपने पास एवर्स। एवर्स का मतलब होता है परहेजी, आसान भाषा में समझना चाहो, हेजिटेंट और एलर्जिक टू समथिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं एवर्स चाय कॉफी पीने के, कुछ लोग होते हैं एवर्स रात में लेट जगने के,
वैसे ही मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल आर एवर्स टू चेंज। ज़्यादातर नाकामयाब लोग परहेजी होते हैं बदलने से। वो इसीलिए नाकामयाब होते भी हैं क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाते हैं। चलिए, लोथ, अनविलिंग, रिलक्टेंट, डिसइंक्लाइंड सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड परहेजी एवर्स आर्टिकल में देखेंगे। अब इससे जुड़ी हुई एक बारीकी बताता हूं आपको। एवर्स के बाद में जो टू लगा है ना, ये प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद चेंज नाम का नाउन लिखा हुआ है। जिस भी चीज़ के आप परहेजी हो, मान लीजिए आप कॉफ़ी के परहेजी हो तो एवर्स टू ड्रिंक जो है कॉफ़ी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इसके बाद वर्ब लगा रहे हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में लगाना, नाउन बना करके ही लगा सकते हो। एवर्स टू ड्रिंक कॉफ़ी नहीं लिखोगे, एवर्स टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी आपको लिखना पड़ेगा। या तो सीधे सीधे नाउन लिख दो कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी से परहेज है, और अगर कॉफ़ी पीने से परहेज है तो एवर्स टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी लिखो आईएनजी फॉर्म में बना करके। चलिए, अब आ जाओ आर्टिकल में, एक समरी आपको दें। समरी पता ही है आपको, भारत में ये अक्सर नज़ारा आपको देखने को मिलता है। लोग जोर जोर से म्यूजिक बजाते हैं, फिल्में देखने लगते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे, बस स्टॉप पे, ट्रेन में। रिसेंटली मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट एसी के अंदर मैंने एक आदमी को, फर्स्ट एसी रेलवे का होता है तो उसमें आप अच्छे खासे पैसे दे करके बैठते हो, तो उसमें ऐसा एक्सपेक्टेड होता है आपसे कि कोई आदमी आएगा तो सलीके से बैठेगा। वहाँ भी रात को 2:30-3 बजे मैंने एक आदमी को रोका कि आप तेज तेज रील्स क्यों बजा रहे हो, और उसका ये कहना था, वो हैरान था कि मुझे रोका क्यों, मैं मेरी सीट पे बैठ के कुछ भी करूं। तो ये भारत में एक बहुत आम सी बात है। लोगों को लगता है यार हमारा फ़ोन है, हमारा रिचार्ज है, हमारा इंटरनेट है, तो बजाएं हम जितना मर्जी ज़ोर से बजाएं। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे तो ये बदसलूकी मानी जाती है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में तेज म्यूजिक बजाते हुए पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है। ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में आपको बताई गई हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि सिविक सेंस की भारत में अभी भी बहुत कमी है, लोगों को एजुकेट होना चाहिए। कचरा फैलाना, शोर मचाना अच्छी बातें नहीं होती किसी भी सभ्य समाज में। आप भी ऐसा करते हैं तो आज से बंद करें। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। आज की टोन है सटारिकल, सटायर कर रहा है, हंसी मजाक में पूरी बात कह देगा, और क्रिटिकल तो है ही, क्रिटिसाइज कर रहा है ऐसे गंवारों को। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, आराम से इसकी रीडिंग लो और मीनिंग निकालो इसका, क्या कहना चाह रहा है। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, फिर साथ में पढ़ते हैं मिल करके। शुरू कर लें। चलो, कह रहा है द ओल्ड हिंदी सेइंग अ स्कैवर्ड कैन नॉट फिट टू सॉर्ड्स मे सीम पॉइंटलेस इन दिस एज। इतना ही पढ़ो, लंबा सेंटेंस है। कह रहे जो पुरानी हिंदी की सेइंग है, सेइंग का मतलब होता है कहावत, इसके लिए अंग्रेजी में एक और अच्छा वर्ड है प्रोवर्ब। पुरानी हिंदी की जो कहावत है कि एक जो स्कैबर्ड है ना, स्कैबर्ड का मतलब होता है मयान, आसान भाषा में इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शीथ। एक मयान जो है वो फिट नहीं कर सकती दो सोर्ड्स को, दो तलवारों को। सोर्ड में डब्ल्यू साइलेंट होता है, स्वोर्ड मत बोलना, इसको बोलते हैं सोर्ड, ये डब्ल्यू नहीं बोलते। कह रहा है ये जो पुरानी कहावत है हिंदी की कि एक मयान फिट नहीं कर सकती या मयान में नहीं रह सकती दो तलवारें, हो सकता है आपको लगे सीम हो पॉइंटलेस या बेतुकी आजकल के युग में। तलवारें तो अब यूज होती नहीं तो बेतुकी लगेगी। कह रहा है जी बट लाइक दैट कॉफी मग वार्निंग कॉशन हैंडल विद केयर आई एम हॉट इट माइट स्टिल बी यूजफुल। कह रहा है लेकिन बिल्कुल वैसे ही जो कॉफी मग पे ऊपर लिखी हुई वार्निंग होती है कि सावधान, कॉशन, हैंडल विद केयर करो, मुझे ठीक से हैंडल करो, ध्यान से हैंडल करो, मैं गर्म हूं, आई एम हॉट। कॉफी गर्म होती है ना, तो कई ऐसे मग्स आते हैं जिन पर लिखा होता है। तो कह रहे लेकिन वैसे ही कॉफी मग की वार्निंग की तरह जो पॉइंटलेस है, सबको पता है, ये फिर भी आज भी यूजफुल हो सकती है, ये वाली कहावत कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। समझ गए? चलो, ओल्ड हिंदी सेइंग की वर्ब है मे सीम। सेइंग आपको लग सकती है, सीम हो सकती है। स्कैबर्ड यानी म्यान, इसको शीत बोलते हैं। वर्ब है इसकी कैन नॉट फिट, फिट करना यानी समझ पा रहे हो ना, दो चीजों को, तीन चीजों को एक साथ एक जगह पे रखना। आई की वर्ब है एम, इट की वर्ब है माइट स्टिल बी। कॉशन का मतलब होता है सावधान हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। बिवेयर भी बोलते हैं कॉशन को, बिवेयर। कह रहा है जी वी कुड प्रिंट इट ऑन स्मार्टफोन्स फॉर द एडिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स। कह रहा है जी ये कहावत जो है ना, एक म्यान में दो तलवारें, ये हम प्रिंट कर सकते हैं स्मार्टफोन्स पे, हमारे फोन्स पे। और किस लिए? शिक्षक शिक्षित करने के लिए, एडिफिकेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूजर्स की,
बसों और ट्रेन में चलने वाले लोगों की। अब ये कौन से यूजर्स हैं? हु वॉच रील्स विदाउट ईयरफोन्स। ये वो अतरंगी यूजर्स हैं जिनको शौक है रील्स देखने का बिना हेडफोन के, बिना बिना जो है ईयरफोन्स के। चलिए, वी की वर्ब है कुड प्रिंट। हम प्रिंट कर सकते हैं इस काम को, इस चीज को। एडिफिकेशन, एनलाइटनमेंट, एजुकेशन, किसी को शिक्षित करना। हु आया इन यूजर्स के लिए, वर्ब है इनकी वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। अच्छा, क्यों भाई इनके स्मार्टफोन पे ये क्यों लिखनी है कहावत म्यान वाली? कह रहा है जी, फॉर वट इज योर माइंड इफ नॉट अ स्कैबर्ड फिटेड टू द शार्प एज ऑफ योर थॉट्स। कह रहा है वो इसलिए बिकॉज यानी फॉर। अब देखो, फॉर जो है ना, ये एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के लिए। ये किस लिए है? दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है, पता होगा आपको। लेकिन फॉर जो है ना, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रही है, और ये रेयरली होता है, पुरानी अंग्रेजी में हुआ करता था। इसकी निशानी ये होगी, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा और कॉमा लगा होगा। कह रहा है जी, फॉर कंजंक्शन की तरह फॉर काम करेगा बिकॉज का। कह रहा है क्योंकि। वट इज योर माइंड, आपका दिमाग क्या है? इफ नॉट, अगर वो नहीं है, एक स्कैबर्ड यानी एक म्यान जो फिटेड है शार्प एज के लिए, तेज धार किनारों के लिए, आपकी थॉट्स के, आपके ख्यालों के। तो आपका दिमाग एक म्यान है जिसमें आपकी तीखी धारदार थॉट्स रहती हैं, है ना? तो उस म्यान में दो तलवारें, दो तरह की थॉट्स एक साथ फिट नहीं हो सकती। आपके बाजू में कोई बजा रहा है हरियाणवी गाने, है ना, हट जाता हूं पाछे ने, तो आप कैसे सोच पाओगे जो आप सोच पा रहे थे या सोचना चाह रहे थे? तो आपका दिमाग भी म्यान ही तो है। अगर म्यान नहीं है तो क्या है, ये कहना चाह रहा है। फॉर वट इज योर माइंड इफ नॉट अ स्कैबर्ड। समझ में आया सेंटेंस? अब पढ़ने में इजी लग रहा होगा, खुद से पढ़ के लगा होगा क्या अजीब सा है। चलिए, फॉर कंजंक्शन है, वट की वर्ब है इज। नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से इसकी रीडिंग लो फटाफट। कह रहा है जी, द नेबर हु ब्लेंड्स इट विद शॉर्ट्स और रील्स कमिट्स अ ग्रेव मिसडिमिनर इंडीड। कह रहे जो पड़ोसी है, नेबर है, जो ब्लेंड कर देता है। ब्लेंड का मतलब है धार को खत्म करना, तीखी चीज को घिस करके कैसा कर देना, एकदम सीधा सा कर देना, है चाकू वाकू हो जाता है। कह रहा है जो पड़ोसी है आपका, जो आपके ख्यालों की धार को ब्लड करता है अपने चलने वाले शॉर्ट्स और रील से, वो कमिट करता है, वो अंजाम देता है एक बहुत गंभीर बदसुलूकी को, मिस डिमिनर को, इंडीड यानी सच में। चलिए, नेबर की वर्ब है कमिट्स। हु आया नेबर के लिए, हु की वर्ब है ब्लंट्स। ब्लंट का मतलब होता है धारदार चीज को सीधा कर देना, उसकी धार खत्म कर देना। मिस डिमिनर आपने देख लिया, बदसुलूकी। कह रहा है जी, बट मे बी दैट्स टू सटल अ हिंट। कह रहा है लेकिन शायद जो हमने आपको दी अभी, ये एक बहुत सटल हिंट है। हिंट का मतलब आप समझते ही हैं, सटल होती है इनडायरेक्ट, लाइट सी। तो हो सकता है ये बात कुछ लोगों की समझ में ना आई हो, हमने बहुत सटल सी हिंट आपको दी है। चलो, सटल कैसे दी है? कह रहा है सटल हिंट ऐसे है, वी कुड टेक अ लीव आउट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लंडन्स बुक। कह रहा है जी, हम एक लीव को टेक आउट कर सकते हैं। टेक अ लीव आउट करना किसी किताब में से, यानी उस किताब से शिक्षा लेना। आपने किताबें देखी होंगी, किताब में क्या कई बार पन्ने बीच में मिले होते हैं, दो पन्ने एक साथ जुड़े होंगे, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में लीफ। एक पन्ना ये और एक पन्ना ये, दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर वो दोनों पन्ने आप निकालना चाहो तो एक साथ बाहर निकल आएंगे। तो वहीं से एक कहावत बनी हुई है, टेक अ लीफ आउट ऑफ समवंस बुक। किसी अच्छी किताब में से दो पन्ने निकालना या अपने लिए कोई शिक्षा निकालना। कह रहे हैं हम भी एक शिक्षा निकाल सकते हैं लंदन में ट्रांसपोर्ट की किताब से, या लंदन में ट्रांसपोर्ट के तरीके से। क्या शिक्षा मिलेगी? दे हैव लॉन्च्ड अ कैंपेन टू अर्ज हेडफोन डॉजर्स टू प्लग इन ऑन बसेज एंड ट्रेन्स। उन लोगों ने तो लॉन्च कर दिया है पूरा का पूरा एक सरकारी अभियान या कैंपेन, अर्ज करने का, रिक्वेस्ट करने का, हेडफोन से बचने वाले लोगों से। हेडफोन डॉजर्स वो हैं जो हेडफोन को डॉज करें, डॉज करना यानी बचना। और क्यों? वो इसलिए है अभियान कि वो प्लग इन करें या कान में हेडफोन लगाएं जब वो बस और ट्रेन में बैठे हैं। और क्यों, ऐसा क्यों है अभियान? बिकॉज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर्स, 70% पर देयर सर्वे, डू नॉट लाइक सेकेंड हैंड एंटरटेनमेंट। क्योंकि ज्यादातर जो मेजॉरिटी है पैसेंजर्स की, सर्वे के हिसाब से 70% या उससे भी ज्यादा,
वो नहीं चाहते हैं या पसंद करते हैं किसी दूसरे की वाइकेरियस या सेकंड हैंड एंटरटेनमेंट को। रील तो आप देख रहे हो, गाना तो आप सुन रहे हो हरियाणवी ताऊ वाला, मुझे थोड़ा ना मजा आ रहा है आपके गाने से। मेरे दिमाग में तो मेरे घर का काम चल रहा है, ऑफिस का काम चल रहा है। तो इसलिए वास्ट मेजोरिटी ऑफ जो लंदन लंदन के जो लोग हैं उन्होंने बोला कि हमें तो बिल्कुल मजा नहीं आता। इसलिए सरकार ने ही अभियान चला दिया कि लोगों को शिक्षित करें। चलिए, दे की वो हैव लॉन्च्ड, वो लॉन्च कर चुके हैं पैसिव वॉइस जो है एक्टिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में। हेडफोन डॉजर्स, जो हेडफोन को इवेड करे, हेडफोन से बचे लगाने से। मेजॉरिटी की वो डू नॉट लाइक। सेकंड हैंड, इसके लिए एक अच्छा वर्ड करवाया था मैंने आपको, कौन सा, वाइकेरियस, याद है ना। घूम के आप आए और कहानी मैंने बताई, कहानी आपने मुझे बताई, मुझे ही मजा आ गया। वाइकेरियस या सेकंड हैंड। कह रहा जी लर्नर्स कॉल इट बेयर बीटिंग एंड सॉर्ड कास्टिंग व्हेन दे आर नॉट मिंसिंग वर्ड्स। कह रहा है जो लर्नर्स हैं यानी लंदन के लोग हैं, वो इस बुरी घटना को, बदसलूकी को इन दो शब्दों से बताते हैं। पहला शब्द है बेयर बीटिंग, दूसरा है सॉर्ड कास्टिंग। और ये कब बोलते हैं, जब वो मिन्स ना कर रहे हो अपने वर्ड्स को। अब ये मिन्स वर्ड्स क्या होता है भाई, देखिए आपको किसी को बहुत हार्श बात कहनी है तो आप उसको पूरी एक साथ बोलोगे ना तो उसको बुरा लग जाएगा, तो आप उसके बजाय उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बोलो। एक वर्ड आया था ना सटल, सटल का मतलब भी ये होता है इनडायरेक्ट तरीके से। तो हार्श बात को आप 5 टुकड़ों में तोड़ के बोलोगे तो सामने वाला शायद बुरा ना माने। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिन्स करना, सलाद बना देना, चीज़ों का टुकड़े करना। कह रहे जब लंडनर्स लोग, लंदन के लोग मिन्स नहीं कर रहे होते और बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे होते हैं, तब वो इन लोगों को बेयर बीटिंग बोलते हैं या सॉर्ड कास्टिंग बोलते हैं। समझ पाए। तो मिन्स वर्ड्स अंग्रेजी में एक इडियम है, किसी बात को डाइल्यूट करके, हल्का करके, छोटे छोटे टुकड़ों में बोलना। मिन्स का बिल्कुल उल्टा होता है साफ शब्दों में कड़ी बात बोलना, और उसके लिए अंग्रेजी में इडियम है, लिख रहा हूं मैं यहां पे साइड में, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। एक स्पेड को, काले को काला ही बोलना। काले को ये नहीं बोलना तू गेरुआ है, श्याम वर्णी है, नहीं, काला है। हालांकि ये थोड़ी सी रेसिस्ट इडियम है लेकिन बनाई है अंग्रेजों ने, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, तो मिन्स वर्ड्स आसान शब्दों में बोलना, छोटा छोटा करके बुरी बात को, और ये पूरी बात जो है बुरी बात हार्श शब्दों में बोलना। चलिए, अब ये बेयर बीटिंग सॉर्ड कास्टिंग मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। सॉर्ड का मतलब होता है पागल, जर्क बोलते हैं इसको, ड्यूश बैग। कास्टिंग बना है ब्रॉडकास्टिंग से। ऐसा आदमी जो पागल हो और हाथ में फोन मिल जाए उसके और जोर जोर से गाना बजाए तो वो काम कहलाता है सॉर्ड कास्टिंग, पागल आदमी का गाना। और बेयर बीटिंग का मतलब भी होता है बीट्स, आप समझते हैं धुन। बेयर का मतलब होता है निर्वस्त्र या नग्न। जो धुनें आप बजा रहे हो वो नग्न है, निर्वस्त्र है, न्यूड है, बेयर है। आपने हेडफोन नहीं लगाया, सबको सुन रही है। तो ऐसे ही वर्ड्स बने हैं। चलो मैं बीच में थोड़ा गहरा उतर जाता हूं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पढ़ रहे हो ना, आपको पता हो मैं क्या पढ़ रहा हूं। मजबूरी में ना पढ़ रहे हो, आप मजा ले रहे हो उसका। थर्ड पैराग्राफ है, मीनिंग निकालो इसका फटाफट। चलो, कह रहा है जी माइंड यू दे हैव गॉट स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट इट। कह रहा है माइंड यू, याद रखना इस बात को भी, लंदन के लोगों के पास बहुत कड़े कानून है इसके खिलाफ। ये वो जो अर्ज कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई कानून नहीं है, कानून उन्होंने बना रखा है। कह रहे 2 years अगो अ मैन वॉज फाइंड 300 यूरोस। 2 साल पहले एक आदमी को पैसिव वॉइस लगा करके फाइन किया गया, या उस पर जुर्माना लगाया गया था 300 रुपए का, $300 का या यूरोस का। कह रहे जी बट दे आर ट्राइंग टू स्पेयर द रोड नाउ। कह रहे लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो स्पेयर द रोड करें या अपने हाथ को हल्का रखें। स्पेयर द रोड करना यानी, रोड होती है बेंत, लकड़ी जिससे आप मारते हो, पीटते हो, छोटे बच्चे को करते ना, स्कूलों में मारपीट होती थी। वो अब स्कूल में बच्चों की तरह बस रोड नहीं मार रहे हैं, $300 के या यूरो के फाइन नहीं लगा रहे हैं, समझा रहे हैं प्यार से कि सुधर जाओ नहीं तो लग जाएगा। चलिए, स्पेयर द रोड अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, पूरी प्रोवर्ब होती है स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देना, रोड का मतलब होता है बेंत। आप बेंत को छोड़ दो, बच्चे को बिगाड़ दोगे, स्पॉइल कर दोगे चाइल्ड को। ये कहावत है अंग्रेजी में। कह रहा जी गुड लक टू देम एंड द फ्रेंच हु फाइंड अ मैन 200 यूरोस फॉर मेकिंग अ स्पीकर कॉल एट अ ट्रेन स्टेशन इन फरवरी। कह रहा जी गुड लक है, बहुत अच्छी लक है इन लोगों के लिए, हम आशा करते हैं अच्छा ही होगा इनके साथ। यूके के लोगों के लिए और फ्रेंच के लिए भी।
जिन्होंने फाइन कर दिया था या फाइन लगा दिया था एक आदमी पे 200 यूरोज का, क्योंकि वो मेक कर रहा था एक स्पीकर कॉल, स्पीकर पे बात कर रहा था ट्रेन स्टेशन पे खड़ा हो गया इस फरवरी में। तो फ्रांस में भी बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। ऐसे आप जो है ना स्पीकर पे खड़े होकर घर वालों से चिल्ला के बात नहीं कर सकते हो, करते हो तो ऐसे फाइन लग जाता है। चलिए, कह रहा है जी इन इंडिया वी डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। कह रहा है भारत की बात करें तो हमें यह भी नहीं पता कि कहां से शुरू करना है। पहले स्पीकर पे बात करने वाले को पकड़े या पहले रील देखने वाले को पकड़े। कह रहा है जी पंजाब पुलिस इज हैविंग अ रफ टाइम चेकिंग बाइक्स विद लाउड एग्जॉस्ट। कह रहे पंजाब पुलिस की बात करें तो उनकी एक अलग ही समस्या है। वो एक रफ टाइम को हैव कर रहे हैं। रफ टाइम यानी या टफ टाइम यानी बुरा वक्त, कठिन वक्त। हैव करना यानी एक्सपीरियंस करना। वो पहले ही एक बहुत कड़े वक्त से गुजर रहे हैं चेक करने में उन बाइक्स को जिनमें लाउड एग्जॉस्ट लगे हैं, जोरों के साइलेंसर लगे हैं। बुलेट बुलेट में लगा लेते हैं ना लोग शोर मचाने के लिए, तो पुलिस वाले उन्हीं को पहले पकड़ने में लगे हुए हैं। पुलिस की वर्ब है इज हैविंग। कह रहा है एससीज ओल्ड ऑर्डर अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट नाइट ऑप्टेड फॉर अर्ली रिटायरमेंट इट सीम्स। कह रहा है जी फिर सुप्रीम कोर्ट साहब का जो ओल्ड ऑर्डर है, पुराना ऑर्डर है इस्तेमाल को लेकर के लाउड स्पीकर्स का रात के वक्त एट नाइट, कह रहा है जी ऑप्टेड फॉर, इसने ऑप्ट फॉर कर लिया है या ऑप्शन चूज कर लिया है शायद अर्ली रिटायरमेंट का। मजाक कर रहा है, कह रहा है वो जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का रात को लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, शायद वो ऑर्डर भी अब रिटायर हो गया है। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है। जर्मन लॉज प्रोहिबिट हैमरिंग ड्रिलिंग स्विंगिंग एट होम ऑन संडे। जर्मन लॉज की बात करें तो वो भी प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं हैमरिंग करना यानी हथौड़े मारना, ड्रिलिंग करना दीवार में छेद करना, और सोइंग करना लकड़ी काटना घरों में संडे को। संडे को ये काम आप नहीं कर सकते हो, जब सब लोग घर पे होंगे संडे को आराम करेंगे। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लोगों के लिए परेशान करते हुए लोगों को नहीं करोगे। चलिए, आर्टिकल ऑलमोस्ट हो गया है पूरा। एक काम करते हैं, ये लास्ट वाला पैराग्राफ भी पूरा कर लो, फिर 3-4 ग्रामर कॉन्सेप्ट है, चारों एक साथ करवाता हूं। ठीक है, जिन बच्चों को खाली रीडिंग करना है उनका रीडिंग यहाँ पे पूरा हो जाएगा, फिर ग्रामर जिन्होंने सीखना है ग्रामर के चारों कॉन्सेप्ट्स एक साथ करवा देता हूं। चलो लास्ट पैराग्राफ फटाफट पढ़ो इसको। हंस रहा है, कह रहे लॉल। लॉल का मतलब होता है लाफिंग आउट लाउड। लाफिंग आउट लाउड मतलब जोर जोर से हंसना, ठाके मारना। कह रहा है जी ठाके मार के हंस रहा है खुद ही। साइकोलॉजिस्ट हैव स्पेकुलेटेड दैट नॉइज इज अ वे ऑफ मेकिंग टेरिटरी। हंस क्यों रहा है? ये जर्मन लोगों की बात पे हंस रहा है कि जर्मनी कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ रात को 12 बजे भी कोई आदमी घर बना सकता है अपना, है ना, वो टाइलों की रगड़ाई करके आपको आपकी नींद को खराब कर सकता है, लाउड स्पीकर बज सकता है, जागरण हो सकता है। कह रहा है जी साइकोलॉजिस्ट ने स्पेकुलेट किया है, इस चीज पे कयास लगाए हैं कि नॉइज जो है वो एक तरीका है मार्क करने का, अपनी टेरिटरी को, अपने दबदबे को कायम करने का। आप शोर मचाते हो लोगों को ये संकेत देने के लिए कि इस एरिया का, इस जगह का मैं दादा हूं। चलिए, साइकोलॉजिस्ट की वर्ब है हैव स्पेकुलेटेड, स्पेकुलेट करना किसी चीज पे, कैलकुलेटेड जो है कयास लगाना। नॉइज यानी शोर, शोर की वर्ब है इस। कह रहा है ऑन द रोड इन द ट्रेन लेट एट नाइट द लाउड मैन और वुमन थ्रोज डाउन द गॉन्टलेट टू एवरीवन एल्स। कह रहा है ये कैसे होता है? सड़क पे देखो या ट्रेन में देखो या रात में लेट में देखो, जो लाउड मैन या आदमी या औरत है जो शोर मचा रहा है लाउड स्पीकर पे, मंदिर में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, वो थ्रो करता है गाउंटलेट को। थ्रो डाउन द गाउंटलेट करना यानी चैलेंज करना। वो चैलेंज कर रहा होता है हर एक आदमी को, आसपास वाले को, कि आ और मुझे रोक के दिखा। मैन और वुमेन की वर्ब है थ्रोस। और से जब दो नाउन जुड़े हों, दोनों सिंगुलर हों, तो क्या लगता है? दोनों के लिए सिंगुलर वर्ब आती है। एंड लग जाता तो प्लूरल हो जाती, पता है ना। चलिए, थ्रो डाउन द गाउंटलेट, किसी को चैलेंज करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप किसी को हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज, गाउंटलेट का मतलब होता है दस्ताना, आपने दस्ताना पहना हुआ और उतार करके जमीन पे फेंका कि आ मुझसे लड़ना है, तो किसी से आप दस्ताने वस्ताने उतारोगे ना, तो वहां से ईडियम बनाई गई है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। इसका बिल्कुल उल्टा होता है पिक अप द गॉन्टलेट। जब किसी ने दस्ताना फेंका और आपको चैलेंज किया तो आपने भी एक्सेप्ट कर लिया उसके चैलेंज को। कह रहा है जी बट मोस्ट पीपल आर अवर्स टू पिकिंग अप द गॉन्टलेट।
लेकिन ज्यादातर लोग इंडिया में परहेजी होते हैं पिकअप करने को, गॉन्टलेट को, लोगों के द्वारा दिए गए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को। कह रहा है जी सो नॉइस विंस, इसलिए नॉइस जो है हमेशा जीतता है मोस्टली। अ स्कैवर्ड मे बी मेड टू फिट टू सॉर्ड्स आफ्टर ऑल। अब ये मजे ले रहा है, आपके दिमाग की जो म्यान है, दिमाग रूपी जो शीत है, हो सकता है वो भी फिट हो जाती हो या बनाई ऐसी जा सकती हो कि वो फिट करे दो तलवारों को एक साथ आफ्टर ऑल। भाई अगर शोर मच रहा है, आप नहीं बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप उस आदमी का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो चैलेंज, आप उससे डर रहे हो। और आप उससे डर रहे हो, इसका मतलब आपका दिमाग जो है आपकी थॉट और उसका हरियाणवी गाना दोनों को एक साथ फिट कर सकता है। तो ये हंसी मजाक का तरीका है बताने के लिए, हम पे तंज कसने के लिए। चलिए अब सारे अपने ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लो, तीन है, फटाफट एक साथ आपको दिखाता हूं। पहले तो ये थ्रो डाउन द गॉन्टलेट और पिकअप द गॉन्टलेट देख लेना। इसका मतलब है चैलेंज करना दस्ताना फेंक करके। इसका मतलब है दस्ताना उठा लेना किसी का और चैलेंज को एक्सेप्ट करना। इसके लिए एक और इडियम होती है चैलेंज करने के लिए, थ्रो इन द हैट। आपने रिंग है बॉक्सिंग का, कुश्ती का अखाड़ा है, उसमें अपनी टोपी फेंक दी, यानी मैं चैलेंज करता हूं, मेरी टोपी मैंने फेंक दी है, मैं वहां खड़ा हूं, आगे मुझे कोई भी चैलेंज करना चाहे तो थ्रो इन द हैट भी चैलेंज करने के लिए यूज होने वाली ईडियम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक ईडियम मैं आपको दे रहा हूं खुद से फिगर आउट करने के लिए, थ्रो इन द टॉल, अपना तौलिया फेंकना। बड़ी अच्छी ईडियम है, इसको खुद से सर्च करोगे, गूगल करते ही आ जाएगी, हमेशा आपको याद रहेगी। और जिनको याद है कमेंट्स में डालना। चलो अब ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लें। देखो पहला कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, ये वाली खुद से चेक जरूर करना, इतनी मेहनत करते हो, क्लास देखते हो, तो कुछ मैं लर्निंग अलग से लाने के लिए बोलता हूं ना, तो लिया करो। पहला जो अपने कॉन्सेप्ट है वो है एट नाइट। देखिए सुबह, शाम, दोपहर, रात, सुबह भोर, शाम को संध्या, इन सभी के लिए प्रेपोजिशन फिक्स है अंग्रेजी में। तो नाइट के लिए, नून के लिए, डॉन यानी भोर के लिए, और डस्क के लिए, डस्क यानी संध्या, इन चारों के लिए लगता है एट। एट नाइट रात में, एट द नून या एट नून दिन में, नून का मतलब है दोपहर को 12 बजे। एट डॉन मतलब सुबह सूर्यास्त के, सूर्योदय के वक्त। एट डस्क मतलब शाम को सूर्यास्त के वक्त। ये चारों पॉइंट जो हैं पॉइंट्स हैं, ड्यूरेशन नहीं है। नाइट ड्यूरेशन होती है, लेकिन नाइट भी पॉइंट मानी जाती है अंग्रेजी में, क्योंकि जिस वक्त अगर थोड़ी भी रोशनी हुई, रोशनी जब खत्म हुई जिस पॉइंट पे, वो नाइट हो गया, जब रोशनी फिर से आई वो सुबह हो गई। तो ऐसा समझ लो, ये चारों पॉइंट होने की वजह से इनको एट प्रेपोजिशन लगा के लिखा जाता है। लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के आगे लगता है इन, ठीक है, और द भी लगा देते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो इन और एट याद रखना है। नाइट, नून, डॉन और डस्क के लिए एट, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए इन। ये तीनों ड्यूरेशंस हैं, इसलिए इनके लिए इन लगता है। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1, वैसे लिख के मैंने आपको बता दिया, कई बार अलग से आपको नोट्स भी दिए हैं इसके। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बड़ा सीधा है, ये सारी ऐसी एडवर्ब्स अंग्रेजी में जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। देखो हॉट डे यानी गर्म दिन, मैं कहना चाह रहा हूं एक बहुत गर्म दिन है, तो मैं लिख सकता हूं अ वेरी हॉट डे, अ वेरी क्वाइट डे, अ क्वाइट हॉट डे। वेरी क्वाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वेरी मतलब बहुत, क्वाइट का मतलब है बिल्कुल। तो बिल्कुल एक गर्म दिन या बहुत ज्यादा गर्म दिन। मैंने कंजंक्शन, मैंने जो आर्टिकल को एडवर्ब से पहले रखा है, एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव रखा है हॉट, और फिर साथ में नाउन रखा है। तो ये रेगुलर कंस्ट्रक्शन होती है अंग्रेजी में एडवर्ब एडजेक्टिव को नाउन को मिलाने की। लेकिन ये कंजंक्शंस, ये सारी एडवर्ब्स इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती हैं। कैसे? जैसे आपने लिख दिया अ टू हॉट डे या अ सो हॉट डे, या आप लिखना चाह रहे हो अ दिस बिग कार, इतनी बड़ी कार, अ दिस बिग कार, हाथ से आपने बड़ा सा हाथ फैलाया, अ दिस बिग कार। तो ये दिस बिग, दैट बिग, हाउ हॉट, हाउ डिफिकल्ट, एज गुड, सो हॉट, टू, जो भी आप लगा रहे हो, इनके बाद में ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करनी है। और फॉलो क्या करना है? आर्टिकल को नाउन के पहले शिफ्ट कर देना है। तो आप क्या लिखते हैं? टू हॉट अ डे, टू सटल अ हिंट, सो हॉट अ डे, यहां नहीं रखोगे। दिस बिग अ कार। समझ गए कॉन्सेप्ट? कितनी है ऐसी एडवर्ब? 5 याद रखनी है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इन पांचों के साथ में आर्टिकल को इनके पहले ना रख करके सीधे नाउन के पहले रखा जाता है। टू हॉट अ डे,
सो हॉट अ डे, दिस बिग ए कार, दैट बिग ए कार, या हाउ डिफिकल्ट अ क्वेश्चन। चलो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब देख लो कॉन्सेप्ट नंबर 3। हैव वर्ब अंग्रेजी में 4 या 5 मीनिंग्स रखती है मेन वर्ब के तौर पे। हैव क्या होता है? किसी चीज को अपने पास रखना, पजेस करना। आई हैव अ पेन, अब पेन आपके पास है, यू पजेस द पेन। हैव का दूसरा मीनिंग होता है हैव वर्ब का कुछ खाना पीना या स्मोक करना। तीसरा मीनिंग होता है एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। और चौथा मीनिंग रिजल्टेटिव या पॉजिटिव होता है, ये मैं आपको भी बताता हूं। ध्यान ये देना है कि हैव के सारे मीनिंग्स वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आ सकते हैं, पहले वाला जो पजेस वाला मीनिंग है ना, इसको छोड़ के। समझ पा रहे हो? अगर आप किसी चीज को अपनी जेब में रखते हो, आपके पास कोई चीज है, तो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में उसको नहीं बता सकते, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब बन जाती है। इस केस में स्टेटिव वर्ब्स वर्ब के आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं कैसे मिलेंगे। ही इज हैविंग नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है। हैव वर्ब ऑन करने की या हैव करने की बात कर रही है। जब कोई चीज आपके पास हो या ना हो, तो स्टेटिव फॉर्म के अंदर आपको आईएनजी फॉर्म को यूज नहीं करना होता। तो क्या करें? अब आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट फॉर्म में बदल दें। ही हैज नो मनी। ठीक है? हैव फॉर्म को पता है ना आपको, हैज, हैव, हैड, आपको इंडेफिनिट टेंस में बदल देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, आईएनजी फॉर्म में पजेस करने के लिए यूज नहीं करना। लेकिन दूसरा देखो, द बॉस इज हैविंग लंच। अब यहां पे बॉस लंच को खा रहा है। हैव करने का मतलब होता है खाना पीना, स्मोक करना, कंज्यूम करना। या तो आप ये कह रहे हो बॉस के पास लंच है, तब तो ये हैविंग गलत है, बॉस हैज लंच, पर वो बात नहीं बनेगी। फिर आप यूं बोलो ना, बॉस हैज अ लंच बॉक्स। लेकिन यहां लंच लिखा है, यानी बॉस के दोपहर के खाने की बात हो रही है, वो खाना खा रहा है। और खाने के लिए आईएनजी फॉर्म जो आपने लिखी है वो बिल्कुल सही है, इसको लगाया जा सकता है। आई एम हैविंग अ पेन, मेरे पास एक दर्द है। अब मैं दर्द अपनी जेब में रख के नहीं बैठा हूं, अपने दिमाग में रख के नहीं बैठा हूं, दर्द को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, अनुभव ले रहा हूं। तो आई एम हैविंग अ पेन बिल्कुल सही है। लेकिन इज शी हैविंग अ प्लान, क्या उसके पास कोई प्लान है? यहां पे प्लान को दिमाग में या जेब में रखने की बात हो रही है। क्या आपके पास कोई प्लान है? समझ पा रहे हो? तो यहां पे पोजेशन की बात हुई, तो यहां पे हैविंग गलत है, तो यहां लिखोगे डज शी हैव अ प्लान, इंडेफिनिट टेंस। एक बार इसको रिवाइंड कर लेना, पूरी बात जो मैंने आपको 5 मिनट में बोली है। सिर्फ पहला वाला मीनिंग ऐसा है जो आईएनजी फॉर्म में अंग्रेजी में नहीं आता, बाकी तीनों मीनिंग्स आ जाते हैं। तो यहां पे देखो, पुलिस इज हैविंग अ टफ टाइम, यहां पे हैविंग बिल्कुल सही है, क्योंकि मुश्किल वक्त को पुलिस वाले एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तीसरा वाला मीनिंग यहां पे यूज हुआ है। रिजल्टेटिव कॉजेटिव आज नहीं करवाऊंगा, फिर लंबी हो जाएगी क्लास। पहले कॉजेटिव बताओ, फिर उसका मीनिंग बताओ, फिर स्ट्रक्चर बताओ, फिर किसी दिन करवा लेंगे। बाकी अच्छे से करवाया हो आपको। जब हैव वर्ब को लगा के किसी से कोई काम करवाओ, आई हैड हिम टेल द ट्रूथ, मैं उससे सच बुलवा रहा हूं, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लग सकती है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, 3 कॉन्सेप्ट है ग्रामर के एक साथ करवा दिए। अब आ जाओ अपने क्विज पे। ये पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसके 3 वेरिएशंस आपके सामने लिखे हैं। आपको वो वेरिएशन चूज करना है जो सही है। हो सकता है यही वाला सही हो, तो नो इंप्रूवमेंट आपका आंसर बनेगा। मैं पॉज कर रहा हूं वीडियो को 5 सेकंड्स, आपको जितना टाइम चाहिए पॉज करके खुद से चूज करो। चलो देखिए जी, आ टू हॉट डे, आ का इस्तेमाल टू से पहले नहीं कर सकते, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, टू हॉट अ डे आपको लिखना चाहिए। इन नून, नून से पहले इन का इस्तेमाल ना करो, ऐड करो, तो ऐड नून लिखना चाहिए। आई हैड नो पेशेंस, मेरे पास कोई पेशेंस नहीं था। हैव वर्ब यहां रखने की बात कर रही है, पेशेंस को पजेस करने की बात कर रही है, धैर्य को, सब्र को। तो यहां पे वर्ब बिल्कुल सही है, हैविंग नहीं लिख सकते, आई वॉज हैविंग नहीं लिख सकते। तो जहां पे हैविंग लिखा हुआ है वो तो निकाल दो, यहां पे हैविंग लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं बनेगा। या तो आंसर बनेगा सी हैड वाला, या बनेगा ए हैड वाला। अब यहां देख लो, इन नून लिखा हुआ है, वो भी निकाल दो, तो इन नून, ये इन द नून लिखा हुआ है, ये भी निकल गया। ठीक है, तो आंसर बना सी। इट वॉज टू हॉट अ डे एट नून एंड आई हैड नो पेशेंस लेफ्ट फॉर द एंडलेस ट्रैफिक। दोपहर में काफी गर्म दिन था और मेरे पास ट्रैफिक के लिए कोई भी पेशेंस नहीं बचा था।
चलिए क्वेश्चंस को ट्राई देना है। ऑथर ने बार बार म्यान की तलवारों का जिक्र क्यों किया है, क्या बताना चाहता है? सीधी सी बात ये बताना चाह रहा है कि नॉइजी एनवायरमेंट्स, शोरगुल वाले जो पर्यावरण है जहां लोग हॉर्न बजा रहे हो, फोन चला रहे हो, उससे आपकी मेंटल एबिलिटी शार्प हो जाती है, यही तो कहना चाह रहा है वो, है ना? शोर होगा तो आप वहां ज्यादा फोकस करोगे, दिमाग तेज हो जाएगा। उल्टा बोल रहे हो आप, आंसर बनेगा बी। ये इसलिए कहता है बार बार कि जो नॉइज है वो इंट्रूड अपॉन करता है, अंदर घुसपैठ करता है और प्राइवेट थॉट्स को ब्लंट कर देता है, उनका पैनापन कम कर देता है। ठीक है, ए जो उल्टी बात हो गई, बी जो है बिल्कुल बताना जो कहना चाह रहा था वो आंसर बी से बनेगा। चलिए, कह रहा है जी अगर साइकोलॉजिस्ट इस बात में करेक्ट हैं कि नॉइज जो है आपका दबदबा बनाने का एक तरीका है, तो इनमें से कौन सी आर्गुमेंट इस बात को सपोर्ट करेगी? चारों में से कौन सी बात अगर सच हो जाए तो साइंटिस्ट की बात जो है वो सच निकलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मार्किंग टेरिटरी, अगर ये बात सच निकालनी है तो इसका मतलब ये होगा कि लोग जानबूझ करके शोर मचाते हैं और आसपास वाले लोगों को चैलेंज करके देखना चाहते हैं। अगर ये बात सच हो जाए तो फिर साइकोलॉजिस्ट का मार्क करने वाला टेरिटरी वाला ये आर्गुमेंट सच हो जाएगा। नॉइज थ्राइव्स, हमारे देश में नॉइज थ्राइव करता है क्योंकि ये इंटिमिडेट करता है, भयभीत करता है आसपास वाले लोगों को कि वो चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लें, लाउड स्पीकर को रात में बजने दें। थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक लगा करके देखो। अगर ये बात सच हो तो फिर साइंस की ये फाइंडिंग जो है टेरिटरी मार्क करने वाली, ये भी सच निकलेगी। चलिए अब इजी वाले क्वेश्चन देता हूं। मिन्स मैटर्स करना क्या होता है? टू कॉल अ स्पेड ये करवाई थी आपको, इसका मीनिंग क्या है? थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इसका क्या मीनिंग है? और जो चीज आपने सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस की हो वो क्या होती है? मिसडिमिनर, सटल या वेकेरियस? वन वर्ड है लास्ट में। लास्ट के चारों क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। आप खुद श्योर करते हो या नहीं करते हो, कमेंट्स में जरूर लिख करके बताना। बंद कर दोगे मुझे पता है, आज के बाद अच्छे बच्चे हो आप सभी के सभी। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन साइनिंग। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।